वेलकम बैक टू डेली जीएस एनालिसिस। आज जो है हम लोग उत्तर प्रदेश की नदियों के संदर्भ में विशेष जो है एक लेक्चर तैयार कर रहे हैं। एक एक करके सभी नदियों के ऊपर हम वीडियो बनाएंगे। आज हमने सबसे पहले उत्तर भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी, सबसे बड़ी नदी जिसे कह सकते हैं, और जो कि श्रद्धा भाव से भी बहुत सभी को प्रिय है, गंगा नदी, उसके ऊपर हमने ये वीडियो बनाया है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। और गंगा नदी को हमने न सिर्फ उत्तर भारत के कंटेक्स्ट में या उत्तर प्रदेश के कंटेक्स्ट में कवर किया है, बल्कि हमने इसको विस्तृत रूप से जानने का प्रयास किया है। तो आइए देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो इसमें जो विषय सूची है हमारी, इसमें सबसे पहले उत्तर प्रदेश की प्रमुख प्रमुख नदियों के बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश की अन्य नदियाँ कौन कौन सी हैं, उसके बारे में गंगा नदी के बारे में जानेंगे, उसके सहायक नदियों के बारे में जानेंगे, गंगा के मैदान के बारे में जानेंगे, गंगा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं उसके बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे। जीव जंतु कौन कौन से गंगा के आसपास या गंगा में जलीय जीव जंतु कौन कौन से पाए जाते हैं, गंगा का आर्थिक महत्व क्या है, धार्मिक महत्व क्या है, और अंत में जानेंगे नमामि गंगे परियोजना के बारे में। ठीक है जी। तो सबसे पहले देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं। इसमें तो सबसे प्रमुख आपकी पहले गंगा हो जाती है, उसके बाद यमुना है, फिर राम गंगा है, उसके बाद काली अथवा शारदा नदी है, उसके बाद करनाली या घाघरा नदी जिसे कहते हैं, फिर आएगी राप्ती नदी, चंबल नदी, बेतवा नदी, सिंधु नदी, केन नदी, सोन नदी, उसके बाद गोमती नदी, तथा अंत में आएगी टॉस अथवा तमसा नदी। ठीक है जी। इसके बाद उत्तर प्रदेश की अन्य भी नदियां हैं जो इतनी प्रमुख नहीं है, इतनी प्रसिद्ध नहीं है, फिर भी ये लोग जो हैं एक सहायक नदी के रूप में बहुत ही अच्छा कार्य करती हैं। तो सबसे पहले है चंद्रप्रभा, कर्मनासा, रिहंद, बेलन और घसान। ठीक है जी। विंध्याचल से निकलने वाली नदियाँ गर्मियों में अक्सर सूख जाती हैं, क्योंकि देखिए ये क्या है कि मौसमी नदियाँ हैं। जब बरसात होती है तो उनमें जो है पानी रहता है, नहीं तो उसके बाद ये सूख जाती हैं। किंतु हिमालय से निकलने वाली नदियाँ पूरे वर्ष जो है इनमें पानी रहता है, जैसे कि गंगा यमुना वगैरह हैं। इनमें आपको सदैव पानी मिलेगा, कभी स्तर जो है कम हो सकता है, कभी ज़्यादा हो सकता है, वो अलग चीज़ है, लेकिन ये सदा नीरा है, इनमें सदैव पानी रहता है। लेकिन जो विंध्याचल की पहाड़ियों से निकलने वाली नदियाँ हैं वे केवल वर्षा में ही उनमें पानी होता है, वर्षा के समय पर ही होता है, अन्यथा वो ग्रीष्म ऋतु में जो है सूख जाती हैं। दक्षिण नदियों का प्रवाह गंगा और उत्तर की नदियों की तुलना में तीव्र होता है। तो दक्षिण की जो नदियाँ हैं उनका प्रवाह जो है उत्तर की नदियों की तुलना में अधिक तीव्र होता है। आइए देख लेते हैं सबसे पहले गंगा नदी के बारे में। गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। गंगा जो है भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है, ये बात सत्य है। यह भारत और बांग्लादेश में कुल 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती हुई उत्तराखंड में हिमालयन से लेकर बंगाल के खाड़ी के सुंदरवन तक विशाल भूभाग को सींचती है। ठीक है जी। गंगा नदी देश की प्राकृतिक संपदा ही नहीं, जन जन की भावनात्मक आस्था का भी आधार है। बिल्कुल सत्य है। गंगा नदी का प्रधान शाखा भागीरथी है, जो गढ़वाल में हिमालय के गौमुख नामक स्थान पर गंगोत्री हिमनद या ग्लेशियर से निकलती है। गंगा के इस उद्गम स्थल की ऊंचाई 3140 मीटर है। तो इसमें दो चीज़ें आपको याद रखनी है। एक तो गंगा की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है, और इसका जो भागीरथी जहाँ पे ये मिलती, भागीरथ से जो जहाँ से ये उत्पन्न होती है, ये निकलती कहाँ से है? गंगोत्री से या हिमनद ग्लेशियर से। ठीक है जी। तो ये मैप में आप देख सकते हैं गंगा जो है कहाँ से निकली और किस तरह से बहते हुए। ये जो है उत्तराखंड के गंगोत्री से निकली और उसके बाद जो है बहते हुए आते इलाहाबाद में, जहाँ पे ये यमुना से मिले कर लेती है, यमुना से मिल जाती है। इसके बाद वाराणसी होते हुए, पटना होते हुए इसकी आधी हिस्सा जो है बांग्लादेश की ओर चला जाता है और आधा जो है आपका बंगाल में चला जाता है। ठीक है जी। आइए देख लेते हैं गंगा का मैदान। हरिद्वार से लगभग 800 किलोमीटर मैदानी यात्रा करते हुए बिजनौर, गढ़मुक्तेश्वर, सोरो, फर्रुखाबाद, कन्नौज, बिठूर, कानपुर होते हुए गंगा प्रयागराज पहुंचती है। यहाँ इसका संगम यमुना नदी से होता है। इसे तीर्थराज प्रयाग या इलाहाबाद भी कहा जाता है। इसके बाद हिंदू धर्म की प्रमुख मोक्षदायिनी नगरी काशी वाराणसी में गंगा का एक वक्र लेती है, यानी गंगा एक जो है मोड़ वहाँ पर बनारस में लेती है, जिससे यहाँ उत्तर वाहिनी भी कहलाती है, जिसके बाद इसे उत्तर वाहिनी भी कहा जाता है। आइए आगे देख लेते हैं गंगा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। गंगा में बाएं ओर से आकर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो ये है रामगंगा, करनाली जिसे सरयू भी कहा जाता है, ताप्ती, गंडक, कोसी और काक्षी, तथा दाहिनी नदियाँ हैं यमुना, चंबल, सोन, बेतवा, केन, दक्षिणी टोस। यमुना गंगा की सबसे प्रमुख सहायक नदी है और सबसे जो बड़ी सहायक नदी ये यमुना ही है, जो हिमालय की बंदरपूछ चोटी के आधार पर यमुनोत्री हिमखंड से निकलती है।
हिमालय के ऊपरी भाग में इसमें टोंस तथा बाद में लघु हिमालय में आने पर इसमें गिरी और आसन नदियाँ मिलती हैं। ठीक है जी। तो एक बार फिर से आप मैप में देख लीजिए, गंगा जो है यहाँ उत्तराखंड से निकली, बहते हुए बहते हुए बहते हुए सीधा आते 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 आपने यहाँ पे देखा होगा कि ये प्रयागराज में जो है यमुना से आकर के मिल जाती है। इसके बाद जो है पटना होते हुए आपको जो है ये हावड़ा होते हुए कुछ हिस्सा इसका जो है बांग्लादेश में चला जाता है और कुछ हिस्सा जो इसका बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाता है। आगे देख लेते हैं एक बार इसको, जीव जंतु कौन कौन से पाए जाते हैं। 16वीं तथा 17वीं शताब्दी तक गंगा यमुना प्रदेश घने वनों से ढका हुआ था। इन वनों में जंगली हाथी, भैंस, गेंडा, शेर, बाघ तथा गवल का शिकार होता था। गंगा का तटवर्ती क्षेत्र अपने शांत व अनुकूल पर्यावरण के कारण रंग बिरंगे पक्षियों का संसार अपने आंचल में संजोए हुए है। इसमें मछली, सरीसृप तथा इसे तट पे जो स्तनधारी प्रजातियां पाई जाती हैं। इस इलाके में ऐसे कई जीव जंतुओं की प्रजातियां हैं जो दुर्लभ होने के कारण संरक्षित घोषित की जा चुकी हैं। जैसे कि गंगा डॉल्फिन जो है संरक्षित घोषित की जा चुकी है क्योंकि वो दुर्लभ प्रजाति है और उसकी जो स्पीशीज़ हैं वो बहुत कम हो चुकी हैं। गंगा के पर्वतीय किनारों पर लंगूर, लाल बंदर, भूरे भालू, लोमड़ी, चीते, बर्फीले चीते, हिरण, भौंकने वाले हिरण, सांबर, कस्तूरी मृग, शेरों, बरड़ मृग, साहिर तथा तहर आदि काफ़ी संख्या में मिलते हैं। विभिन्न रंगों की तितलियां तथा कीट भी यहाँ पाए जाते हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या के दबाव में धीरे धीरे वनों का लोप होने लगा है और गंगा की घाटी में सर्वत्र कृषि होती है। फिर भी गंगा के मैदानी भाग में हिरण, जंगली सूअर, जंगली बिल्लियाँ, भेड़िया, गीदड़, लोमड़ी की अनेक प्रजातियाँ काफ़ी संख्या में पाए जाते हैं। डॉल्फिन की 2 प्रजातियां गंगा में पाई जाती हैं। एक इंपॉर्टेंट है, जिससे एक को तो गंगा डॉल्फिन कहा जाता है, एक जो है गंगा डॉल्फिन के नाम से जाती है तथा दूसरी जो है इरावदी डॉल्फिन के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा गंगा में पाई जाने वाली शार्क की वजह से भी गंगा प्रसिद्ध है। तो गंगा में जो है आपको पता होना चाहिए कि गंगा में जो है शार्क भी पाई जाती है जिसकी वजह से गंगा प्रसिद्ध है। जिसमें बहते हुए पानी में पाई जाने वाली शार्क के कारण विश्व के वैज्ञानिक भी काफ़ी रुचि ले रहे हैं। इस नदी और बंगाल की खाड़ी से मिलन स्थल पर बनने वाले मुहाने को सुंदरवन के नाम से जाना जाता है, जो विश्व की बहुत ही प्रसिद्ध वनस्पतियों और प्रसिद्ध बंगाल बाघ के लिए एक जो है गृह क्षेत्र है। यानी बंगाल टाइगर्स के लिए जो गंगा का जो सुंदरवन डेल्टा है वो बहुत ही प्रसिद्ध माना जाता है। तो आइए ये देख लेते हैं चित्र में। ये चित्र दिया हुआ है गंगा में पाए जाने वाले घड़ियाल का और ये गंगा नदी में पाए जाने वाले डॉल्फिन है जो गंगा नदी में पाई जाती है। अगला जो टॉपिक है ये है आर्थिक महत्व। गंगा अपनी घाटियों में भारत और बांग्लादेश के कृषि आधारित अर्थ में भारी सहयोग तो करती ही है, यह अपनी सहायक नदियों सहित बहुत बड़े क्षेत्र के लिए सिंचाई में 12मासी स्रोत भी है। यानी सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत भी अगर देखा जाए एक तरह से तो ये, क्योंकि 12 मास जो है इसमें सदा पानी रहता है तो ये 12मासी स्रोत भी है। इन क्षेत्रों में उगाई जाने वाली प्रधान उपज में मुख्यतः धान, गन्ना, ताल, तिलहन, आलू एवं गेहूं है, जो भारत की कृषि का आज महत्वपूर्ण स्रोत है। गंगा के तटीय क्षेत्रों में दलदल तथा झीलों के कारण यहाँ लेग्यूम, मिर्च, सरसों, तिल, गन्ना और जूट की बहुआयात फसलें भी होती हैं। नदी में मत्स्य उद्योग भी बहुत जोरों पर चलता है। गंगा नदी प्रणाली भारत की सबसे बड़ी नदी प्रणाली है। इसमें लगभग 375 मत्स्य प्रजातियां भी उपलब्ध हैं, यानी 375 तरह के अलग अलग मछलियां भी इसमें पाई जाती हैं। आर्थिक महत्व में आगे देख लेते हैं। गंगा का महत्व पर्यटन पर आधारित आय के कारण भी है। गंगा नदी पर राफ्टिंग के शिविरों का आयोजन किया जाता है जो साहसिक खेलों और पर्यावरण द्वारा भारत के आर्थिक सहयोग में सहयोग करते हैं। गंगा तट के 3 बड़े शहर हरिद्वार, प्रयागराज एवं वाराणसी जो तीर्थ स्थलों में विशेष स्थान रखते हैं। इस कारण यहाँ श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या निरंतर बनी रहती है तथा धार्मिक पर्यटन में महत्वपूर्ण योगदान करती हैं। गर्मी के मौसम में जब पहाड़ों से बर्फ़ पिघलती है तब नदी में पानी की मात्रा का बहाव अत्यधिक होता है। इस समय उत्तराखंड में ऋषिकेश बद्रीनाथ मार्ग पर कैडियाल से ऋषिकेश के मध्य राफ्टिंग, कैकिंग व कैनोइंग के शिविरों का आयोजन किया जाता है जो साहसिक खेलों के शौकीन व पर्यटकों के विशेष रूप में आकर्षित करते भारत के आर्थिक सहयोग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आर्थिक महत्व क्या क्या है गंगा का, देखिए गंगा में जो है कई तरह की चीज़ें, जैसे अभी आपने सुना होगा गंगा विलास नाम की क्रूज़ सेवा भी जो है गंगा में स्टार्ट की गई है। इसके अलावा जो है कृषि बहुत ज़्यादा गंगा की सहायता से की जाती है। जो गंगा के मैदानी क्षेत्र हैं वहाँ पर गेहूँ, धान, जौ जैसी चीज़ें जो है गंगा की ज़रिए सिंचाई के माध्यम से किया जाता है। मत्स्य पालन किया जाता है, या बहुत धार्मिक स्थल है तो वहाँ पर जो है अलग अलग दूर दराज से लोग भी धर्म के लिए, दर्शन के लिए आते होंगे।
तो अगर देखिए लोग दूर दराज के क्षेत्रों से आएंगे तो वहाँ पे रहेंगे भी, कुछ खाएंगे भी, कुछ आरती चढ़ावा पूजा पाठ भी करेंगे, तो हर व्यक्ति को उससे लाभ होता है आर्थिक रूप से। इसके अलावा राफ्टिंग वगैरह जो होता है ये भी आप जान सकते हैं कि लोग दूर दूर से जो है घूमने फिरने के लिए जाते हैं तो रिवर राफ्टिंग वगैरह करते हैं। उसके अलावा बांध वगैरह बना करके भी जो है आप जो है सरकारें जो हैं इससे अच्छा खासा पैसा कमाती हैं। बांध बना दिया अगर मान लीजिए आपने, तो उससे क्या होगा कि बिजली बनेगी, बिजली बनेगी तो सरकार उसको बेच सकेगी और उसके ज़रिए भी जो है आर्थिक रूप से लाभ कमाया जाता है। गंगा नदी पर कौन कौन से बांध एवं नदी परियोजनाएं हैं? गंगा नदी पर निर्मित अनेक बांध भारतीय जनजीवन तथा अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग हैं। इनमें प्रमुख है फरक्का बांध, टिहरी बांध तथा भीमगोड़ा बांध। फरक्का बांध बैराज भारत के पश्चिम बंगाल प्रांत में स्थित गंगा नदी पर बनाया गया है। गंगा नदी पर निर्मित दूसरा प्रमुख बांध टिहरी बांध है। टिहरी विकास परियोजना का एक प्राथमिक बांध है जो उत्तराखंड प्रांत के टिहरी जिले में स्थित है। इसके बाद जो तीसरा बांध है आपका ये है प्रमुख बांध भीमगोड़ा बांध, हरिद्वार में स्थित है, जिसको सन 1840 में अंग्रेजों ने गंगा नदी के पानी को विभाजित कर ऊपरी गंगा नहर में मोड़ने के लिए बनवाया था। यह नहर हरिद्वार के भीमगोड़ा नामक स्थान से गंगा नदी के दाहिने तट से निकलती है। ठीक है जी। तो गंगा नदी में तीन प्रमुख बांध कौन कौन से हैं? फरक्का बांध, टिहरी बांध तथा भीमगोड़ा बांध। जो फरक्का बांध है ये आपका पश्चिम बंगाल में है, टिहरी बांध जो है आपका टिहरी गढ़वाल में पड़ता है उत्तराखंड में, और तीसरा जो है आपका भीमगोड़ा बांध ये भी आपका जो है हरिद्वार के पास पड़ता है। ठीक है जी। अगला है धार्मिक महत्व। भारत की अनेक धार्मिक अवधारणाओं में गंगा नदी को देवी के रूप में निरूपित किया गया है। बहुत से पवित्र तीर्थ स्थल गंगा नदी के किनारे पर बसे हुए हैं, जिनमें वाराणसी, हरिद्वार और प्रयागराज उत्तरकाशी प्रमुख हैं। गंगा नदी को भारत की नदियों में सबसे पवित्र माना जाता है एवं यह मान्यता है कि गंगा में स्नान करने से मनुष्य के सारे पापों का नाश हो जाता है। मरने के बाद लोग गंगा में राख विसर्जित करना मोक्ष प्राप्ति के लिए आवश्यक समझते हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग गंगा के किनारे ही प्राण विसर्जन या अंतिम संस्कार की इच्छा भी रखते हैं। इसके घाटों पर लोग पूजा अर्चना करते हैं और ध्यान लगाते हैं। गंगा जल को पवित्र समझा जाता है तथा समस्त संस्कारों में इसका होना आवश्यक माना जाता है। महाभारत के अनुसार मात्र प्रयाग में माघ मास में गंगा यमुना के संगम पर 3,10,00,000 तीर्थों का संगम होता है। ये तीर्थ स्थल संपूर्ण भारत में सांस्कृतिक एकता स्थापित करते हैं। गंगा को लक्ष्य करके अनेक भक्ति ग्रंथ लिखे गए हैं, जिनमें श्री गंगा सहस्त्र स्नान स्तोत्रम और आरती सबसे लोकप्रिय है। अनेक लोग अपने दैनिक जीवन में श्रद्धा के साथ इनका प्रयोग करते हैं। गंगोत्री तथा अन्य स्थानों पर गंगा के मंदिर और मूर्तियां भी स्थापित हैं, जिनमें दर्शन कर श्रद्धालु स्वयं को कृतज्ञ या कृतार्थ समझते हैं। उत्तराखंड में पंचप्रयाग तथा प्रयागराज जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, गंगा के प्रसिद्ध संगम स्थल हैं, जहां वह अन्य नदियों से मिलती है। ये सभी संगम धार्मिक दृष्टि से पूज्य माने गए हैं। अनेक पर्वों और उत्सवों का गंगा से सीधा संबंध है। उदाहरण के लिए मकर संक्रांति, कुंभ, गंगा दशहरा के समय गंगा नहाने या केवल दर्शन ही कर लेने से बहुत महत्वपूर्ण समझा जाता है। ठीक है जी। स्वच्छ गंगा परियोजना या नमामि गंगे परियोजना क्या है? इस नदी की सफाई के लिए कई बार पहल की गई, लेकिन कोई भी संतोषजनक स्थिति तक नहीं पहुंच पाया। प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गंगा नदी में प्रदूषण पर नियंत्रण करने और इसकी सफाई का अभियान चलाया। इसके बाद उन्होंने जुलाई 2014 में भारत के आम बजट में नमामि गंगा नामक एक परियोजना आरंभ किया। इस परियोजना के हिस्से के रूप में भारत सरकार ने गंगा के किनारे स्थित 46 औद्योगिक इकाइयों को बंद करने का आदेश दिया। लॉकडाउन होने के कारण गंगा किनारे सभी फैक्ट्रियां बंद हैं, जिसके कारण उसमें उसका गंदा पानी नहीं जा रहा है और गंगा का जल बहुत अधिक साफ़ हुआ है। पिछले 10 वर्षों में पहली बार हर की पौड़ी पर गंगा का पानी पीने लायक हो पाया है। तो हमने इसमें क्या क्या देखा? सबसे पहले आपने देखा कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ तक जाती है। गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? गंगा नदी कौन कौन से मैदानी क्षेत्रों में बहती है? गंगा नदी में कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं? गंगा नदी का आर्थिक महत्व क्या क्या है? गंगा नदी का धार्मिक महत्व क्या है? और इसके जो है नमामि परियोजना है, नमामि गंगे परियोजना जो चल रही है, उसका क्या महत्व है? तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ आपने देख ली, गंगा नदी, यमुना नदी, रामगंगा, काली अथवा शारदा, करनाली, राप्ती, चंबल, बेतवा, सिंधु, केन, सोन, गोमती और टॉन्स। ठीक है जी। इसके बाद हमने देख लिया कि उत्तर प्रदेश की अन्य नदियाँ कौन सी हैं। चंद्रप्रभा, कर्मनासा, रिहंद, बेलन और घसान।
उसके बाद गंगा नदी का हमने क्षेत्रफल देख लिया या लंबाई देख ली कितनी लंबी है, तो ये 2525 किलोमीटर है। और ये भागीरथी नदी जो इसकी प्रधान शाखा मानी जाती है, गढ़वाल हिमालय के गौमुख से निकलती है। इसके बाद हमने यहाँ पे देखा कि गंगा का मैदान जो है वो कहाँ कहाँ किन किन जिलों से होकर निकलता है। बिजनौर, गढ़मुक्तेश्वर, सोरो, फर्रुखाबाद, कन्नौज, बिठूर, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी वगैरह। इसके बाद जो है गंगा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं मैंने पहले ही बता दिया। इसके बारे में आपको जीव जंतु कौन कौन से पाए जाते हैं, तो ये मैंने बताया था कि पर्वतीय किनारों पर लंगूर, लाल बंदर, भूले भालू, लोमड़ी, चीते वगैरह इसमें पाए जाते हैं। और ये जो दो चित्र मैंने दिखाए ये प्रमुख हैं। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को देखें, एक बार अच्छे से समझें। कोई चीज़ अगर मिस कर गया हूँ मैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।